परावर्तन के नियम तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अब उसके कुछ, जैसे कि हमारे पास लाइट की जो प्रॉपर्टी आ जा रही है, जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने देख लिया कि भाई परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ लाइट का एक नियम यानी फिनोमिना ही एग्जीक्यूट करना नहीं है। वो फिनोमिना जब एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जो प्रक्रिया यानी परावर्तन का नियम लगता है, तो लगने के बाद कुछ रिजल्ट भी आता है। और जैसे रिजल्ट क्या होना है, वस्तुओं को दिखाई देना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, तो परावर्तन हो रहा है तभी वो वस्तु दिखाई दे रही है। उस वस्तु पर लाइट पड़ी और उससे पढ़ के आपके आंखों पे आए। अब वो नियमित है या अनियमित है, वो अलग केस है। वो तो डिपेंड करेगा कि जिस सरफेस पे लाइट पड़ रही है उसके सरफेस के हिसाब से पता चलेगा कि नियमित है कि अनियमित है। बात समझ में आ रही है? लेकिन परावर्तन तो होना तय है। और परावर्तन जब हो रहा है, यानी कि सूरज जो है, यानी कि समझिए कि ये आपका सरफेस, जैसे मान लीजिए हमको डस्टर दिखना चाहिए, तो डस्टर दिखेगा कैसे? लाइट इस पे पड़ेगी और पड़ी और इससे टकरा के और गई, तो फिर वो आपके आंखों पे पड़ी, तो ये आपको डस्टर दिखेगी। अगर इस पे लाइट पड़ रही है और आपके आंखों पे नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब वस्तु आप नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल के मान लीजिए इस दीवार के पीछे भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, सूरज की लाइट उस पर पड़ रही है, क्या वो आपको दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। तो इसका सीधा जवाब है क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि उससे पड़ी हुई लाइट जो है आपकी आंखों पे नहीं आ रही है, इस वजह से हम नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से अंधेरे में रखी हुई वस्तु है, उस पर लाइट ही नहीं पड़ेगी तो दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो उसी तरह कहते हैं ना कि हीरा अंधेरे में रख दिया जाए तो चमकता है। ये सिर्फ किताबों में कहानियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है। जब हीरे पे लाइट पड़ेगी तभी वो चमकेगा। और उसका कारण क्या है, अभी आप आगे जब क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे, एक क्रिटिकल एंगल से ऊपर का एंगल जब बनता है, तो उसमें जब क्रिटिकल एंगल से ऊपर एंगल यानी कि उससे ज़्यादा एंगल जब बनेगा, तभी आप उसमें चमक देख पाएंगे। वो एक प्रोसेस है, इसी वजह से हीरे की कटिंग की जाती है, और वो विशेष स्थिति की कटिंग की जाती है, स्पेशल केस की, ताकि जब तक वो कट होगा नहीं, जब तक वो कटिंग होगी नहीं, तब तक वो चमकेगा। तो वो आगे, तो लाइट मान लीजिए पड़ी, हमको वो वस्तु दिखी। अब वो वस्तु जो दिख रही है, यानी कि वो जो वस्तु दिख रही है, उस क्या हो रहा है, उसका इमेज हमारी आंखों पे बन रहा है, ठीक है। तो हम इमेज के बारे में जानेंगे कि इमेज हमारा किस तरीके का है। तो इमेज पूरे प्रकृति में दो ही तरीके के पाए जाते हैं, एक वास्तविक और एक अवास्तविक, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पाए जाते हैं, दो ही तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना? अब कैसे हम जानेंगे कि ये रियल है और ये वर्चुअल? भाई देखने के लिए तो हम दोनों को देखेंगे, अपने ही इसी आंखों से देखते हैं, लेकिन हमको कैसे मालूम चलेगा कि हम रियल इमेज देख रहे हैं कि वर्चुअल इमेज देख रहे हैं? मान लीजिए कि आप सिनेमा घर में गए और पर्दे पे कोई पिक्चर आप देख रहे हैं, तो वो क्या वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल है, नहीं वर्चुअल, हाँ पर्दे पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो वास्तविक रियल। देखिए अब कुछ थोड़े बहुत ऐसे हम देख सकते हैं, कुछ परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसे वस्तु का फिगर अगर पर्दे पर उतारा जाए, अगर जिसका हम पिक्चर पर्दे पे ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सारे के सारे प्रतिबिंब क्या होंगे? वास्तविक होंगे। एक व्यवहारिक तौर पर हम ये बात कह सकते हैं। जिसका पर्दे पे नहीं लिया जा सकता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप शीशे में, यानी जो समतल दर्पण है, उसमें आप अपना फोटो देख रहे हैं, तो जब फोटो आप देख रहे हैं तो उसको पर्दे पे नहीं देख रहे हैं। अब पर्दे पे खड़े होंगे तो आपका फोटो पर्दे पे नहीं दिखेगा जब तक कि कोई लेंस ना लगाया जाए। समझ में आ रही है बात? लाइट तो आई, परावर्तित होकर आपका एक शैडो बनाएगा, शैडो बनेगा। अब चूंकि लाइट आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, शैडो आपका बन जाएगा, शैडो बस दिखेगा, लेकिन ये कि प्रतिबिंब आप पूरा नहीं देख पाएंगे, यानी पूरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, पूरा वो चीज़ नहीं देख पाएंगे।
मिरर यानी पर्दे पे हमने अपने आप को पर्दे पे नहीं उतार पाया, इसका मतलब कि हमारा फ़ोटो अभी बना ही, या तो फ़ोटो बना नहीं, जो बनेगा अब वो डिपेंड करेगा कि लाइट किस तरीके से पड़ रही है। अगर लाइट क्रॉस पड़ेगी इस तरह तो बनेगा वास्तविक, और अगर सीधा ऐसे पड़ा इस तरह तो बनेगा वर्चुअल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? नहीं, हाँ, जैसे लाइन के बारे में जैसे समझा रहे हैं। ठीक, तो देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको फिजिक्स के टर्म्स में, जैसे कि हम इसको रेस के हिसाब से हम समझेंगे कि कैसे हम जान पाएंगे कि इस पे लाइट जो पड़ रही है वो हमारी किस तरह की लाइट पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे समझिए, सिंपल बात ये समझिए कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास मिरर, ठीक है, ये हमारे पास मिरर है, हमने एक मोमबत्ती रखी। ठीक, अब मोमबत्ती रखी तो मान लीजिए यहाँ पे, अब मोमबत्ती की खुद की लाइट है, लाइट रखेगी तो मान के चलिए कि अगर यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि एक हमारे पास मोबाइल है। अब ये लाइट जब पड़ेगी तो देखिए लाइट इस तरह से, ये देखिए कैसे गई, और यहाँ पे मान लीजिए फिगर बनाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो लाइट कैसे पड़ी इस पे? डायरेक्ट, आया समझ में? तो ये कैसा बनाएगा? वर्चुअल, यानी कि आभासी, अवास्तविक, अनरियल, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि सिर्फ महसूस होगा। तो सीधा मतलब ये कह सकते हैं कि दर्पण में बनने वाले, समतल दर्पण में बनने वाले जो भी फिगर है वो क्या है? अवास्तविक है, यानी कि वर्चुअल, अनरियल फिगर। ठीक है, हम अपना चेहरा किसी का भी, कोई भी हो, हम देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा? अनरियल होगा। बात क्लियर है? अगर यही फोटो, जैसे कहने का मतलब ये कि एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इस ऑब्जेक्ट का फिगर, अगर ये लाइट ऐसे समझिए कि ये आ रही है और इस तरह से ऐसे हो, यानी क्रॉस होके, पहले ही लाइट क्रॉस हो जाए, क्रॉस होने के बाद इस ऑब्जेक्ट का फिगर कहीं बड़ा बना रही है या छोटा बना रही है, जैसा भी बना रही है, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा? वास्तविक। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है सर, ये परछाई जो हम लोग का बनता है, हम लोग धूप में चलते हैं तो वो कौन सा रहता है? अब परछाई का देखिए, परछाई अगर आप हम देखेंगे तो चूंकि वो हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है, तो डायरेक्ट पड़ रहा है, अगर डायरेक्ट पड़ रहा है तो हमारा वर्चुअल बनेगा। अगर वही परछाई यानी हमारे ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो किसी लेंस, किसी शीशे से होके आ रही है, या मतलब किसी लेंस से, ऐसे समझिए कि किसी लेंस टाइप की चीज़ों से आ रही है, फिर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो फिर वही हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अंदर बिल्कुल मतलब ये थिंक की बात है, अगर आप इसमें विचार करेंगे तब इस बात को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो सीधा मतलब ये समझिए कि अगर कोई लाइट लेंस से होके जाती है और फिगर बनाती है तो वो हमारा क्या होगा? वास्तविक। एकदम ये फिक्स है। ठीक है, दर्पण में भी हमारे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण में भी हमारे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन समतल दर्पण में नहीं बनता है, वो गोलीय दर्पण में बनता है। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा था, अवतल और उत्तल, दो तरीके का आपने पढ़ा था। तो अवतल वाले में जो है वो आपके ऑलमोस्ट, अब देखिए ऑलमोस्ट शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अवतल दर्पण में ऑलमोस्ट फिगर जो है वो वास्तविक आपका बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी किरणें हमेशा क्रॉस करके जाएंगी, हम देखेंगे उसका फिगर। क्लास 10 में आपने देखा होगा तो हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि वहाँ पे थिंकिंग लेवल थोड़ा कम होता है, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते, या फिर एलोबरेट अच्छे से नहीं किया जा सकता है, इस वजह से आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते। अब ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये है कि कोई न कोई ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ पे वर्चुअल फिगर बन रहा होगा। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्चुअल फिगर बनता है, वो कब होता है? जब एकदम बिल्कुल गोली यानी अवतल दर्पण के बिल्कुल नज़दीक वस्तु को रखा जाता है तब। ठीक है, यानी कि वो फोकस और पोल के बीच में जब रखते हैं तब वहाँ पे हमारा क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा।
बाकी उसके बाद से आप कहीं भी रख देंगे, आपका क्या बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, कोई वस्तु से बड़ा बनता है ना, वो सारी चीज़ें, हाँ, वस्तु के बराबर बनता है। तो वो सब विशेष स्थितियाँ हैं जिसके बारे में आपने क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तो बहुत सा ज़्यादा टाइम टेकन होगा हमारे लिए। बस क्या है, ओवर थ्रू होना है, यानी गो थ्रू होना है, और फिर उसके बाद से हम उसको समझ लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो दो चीज़ें आप समझ गए, वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक। जब किरणें क्रॉस करें तो ये वास्तविक यानी रियल फिगर बनेगा, जब डायरेक्ट आपका पड़ता है तब आपका वर्चुअल बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब जो है, अब जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण में कुछ न कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज, 5-6 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे। जैसे समतल दर्पण बनाने का तरीका क्या है, कैसे समतल दर्पण, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में हम क्या करते हैं, चांदी का भी आजकल सिल्वर का वो आ रहा है, तो किसी भी धातु का, किसी भी मतलब जैसे सिल्वर हो गया, या फिर पहले रेड फास्फोरस वगैरह यूज किया जाता था, थोड़ा ज्वलनशील होता था, इस वजह से उसको हटा दिया गया। तो उस पर क्या किया जाता है, शीशे पे सिल्वर का एकदम पतला चून, बिल्कुल एकदम समझिए कि स्मूथ टाइप, उसको क्या कर देते हैं, उस पर बिछा देते हैं। बिछाने के बाद एक हम लेप लगाते हैं, लेप के बाद से फिर उसको कोटेड करते हैं, कोटेड करने के बाद फिर उसको हम पेंट करते हैं। इसका कारण ये, तो हमारा क्या होता है, एक साइड पूरी तरीके से ढक गया, दूसरी साइड पे हम जैसे ही देखेंगे हमको अपना चेहरा दिखेगा। सिंपल ग्लास ही है, सिंपल ग्लास जो नहीं मिलता है, अच्छा ग्लास, उसको शीशा बनाना यानी कि उसको मिरर बनाना है। अब होता क्या है कि जो धातु होती है उसके ऊपर कोटिंग इस वजह से किया जाता है कि अगर कोटिंग नहीं की जाएगी तो वो धातु है ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो वो जल्दी ही खराब हो सकता है। देखिए, अब मिरर की हम बात समझ लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे अगर हमारे पास दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, तो पहली चीज़ कि दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, फोकस वो होगा इनफाइनाइट। ये एकदम आप याद रखें, 1 नंबर में क्वेश्चन आपके हाई स्कूल में भी हमेशा पूछा गया था, और इंटर में भी कभी कभार अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी बनाने के लिए होता है तो ये पूछ भी दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछता है। दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसका कारण जब हम गोली दर्पण पढ़ेंगे तब हम वहाँ समझ लेंगे कि क्यों, वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों समतल दर्पण का फोकस जो है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वस्तु के बराबर, अब दूसरी प्रॉपर्टी, वस्तु के बराबर अगर हमको, मान लीजिए हमको ये वस्तु है, वस्तु का हम चाहते हैं पूरा फुल फिगर बने, फुल फिगर बने, तो हमारे पास दर्पण की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए जिससे कि हमारा फुल फिगर बने। अब ऐसा मान लीजिए मेरी ऊंचाई 5 फुट है, तो दर्पण अगर 2.5 फुट का रहेगा तो एक जेन्युइन डिस्टेंस पे हम उसको रखेंगे तो वो हमारा पूरा फिगर बना देगा। नहीं तो छोटे से दर्पण को भी खूब दूर रख दिया जाए तो उसमें भी बड़ा फिगर नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, लेकिन जो खड़ा है, यानी मैं अगर खड़ा हूँ तो मैं उस दर्पण में अपने आप को स्पष्ट नहीं देख सकता, क्लियर फिगर नहीं देख सकता। तो इसलिए हमारे पास एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, एक कुछ फिक्स दूरी होगी, यानी कि एक जेन्युइन डिस्टेंस हमारे पास होगा, वहाँ पे रखेंगे तो हमारा पूरा फिगर जो है वो बन जाएगा। लेकिन उसमें मिरर की जो हाइट होगी वो किसकी हाइट, यानी वस्तु के ऊंचाई की आधी ऊंचाई की मिरर होनी चाहिए, तब उसमें हमारा क्या हो जाएगा, फुल फिगर बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे आप यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्ज़ाम देंगे, BHU इन सब में ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दो समतल दर्पण को, अगर ये 2 समतल दर्पण है, दोनों समतल दर्पण को आमने सामने रख दिया गया, बिल्कुल ठीक सामने। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए यहाँ रखा गया और ठीक एक सामने यहाँ, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ठीक सामने। जैसे कि आप देखते होंगे मेंस पार्लर या ब्यूटी पार्लर्स में आप जाते हैं, बाल वगैरह कटवाने आप जाते हैं, तो देखते होंगे कि आप जिस चेयर पे बैठते हैं उसके पीछे भी एक हमारे पास क्या होता है, शीशा लगा होता है। ठीक है, तो सामने यानी कि वो बिल्कुल एकदम ठीक लगा होता है ऐसे। वो इस वजह से है
कि जिसके बाल की कटिंग हो रही है वो आगे तो अपना देख ही रहा, पीछे वाले भी बाल जो है वो देख सके कि ऐसा है। लेकिन अगर आप उस चेयर पे बैठ के ध्यान से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चेयर के अंदर चेयर यानी कि बहुत आप जो है कई हजारों करोड़ों संख्या में आप दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप उसको ठीक एकदम बिल्कुल जैसे ही सामने आ जाएगा एक दूसरे के ठीक पैरेलल होगा तो वो फिगर बनना शुरू होता है और उसकी संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इनफाइनाइट होता है। अब कुछ बच्चे ये कह देते हैं कि सर मान लीजिए ये तो ऐसे था, अगर मान लीजिए हम उसको एंगल पे रख देता, मान लीजिए हम कोण पे भी तो रख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, AIEEE में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी तो AIEEE बंद हो गया, IIT सब चल रहा है। जैसे ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, मान लीजिए इसको हमने 60 डिग्री पर रख दिया, यानी एक थीटा एक एंगल पर हमने रख दिया, तो अब इनके अंदर कितना फिगर बना, यानी फिगर बनता कैसे? मान लीजिए कि यहाँ जैसे इस वाले में क्या, मान लीजिए इस वाले में आप बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं तो इसके अंदर आपका फिगर फिर यहाँ बन जाएगा, फिर इस मिरर का फिगर पूरा ये मिरर के साथ यहाँ बनेगा, फिर उसके अंदर बनेगा, फिर इसके अंदर, ऐसे करते 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 खूब ढेर सारे बनते हैं। यहाँ पे भी मान लीजिए हम कोई चीज़ रख देते हैं तो इसका फिगर इसमें बनेगा और फिर इसका भी फिगर इसमें बनेगा, लेकिन कुछ संख्या तक ही बन पाएगी, पूरी संख्या तक नहीं बन पाएगी। तो जो नंबर ऑफ इमेज निकाला जाता है, जो नंबर ऑफ इमेज निकाला जाएगा वो क्या हो जाएगा? 360/θ - 1। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360/60 - 1, यानी कि 6 के 36, यानी 6 - 1 मतलब कि 5। कितना फिगर बनेगा? 5 फिगर आते। जैसे गोली दर्पण की हम बात करें, जैसे गोली दर्पण बनाने का अब सिंपल आपने पढ़ा होगा कि आपके गोली दर्पण कैसे होते हैं, इस तरह, यानी कि ऐसे कर्व में आपको दिए जाएंगे। चूंकि बात दर्पण की जा रही है तो पेंट होगा, या तो पेंट बाहर की तरफ से होगा या पेंट अंदर की तरफ से, वही हो गया। यानी कहने का मतलब ये आपका समतल दर्पण, अब इसी को क्या कर दिया गया? फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड एक बार कैसे किया गया? इधर से फोल्ड कर दिया गया, एक बार इधर से फोल्ड कर दिया, आया समझ में? लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप ये ना समझे कि शीशे को फोल्ड किया जाता है, नहीं, वो आपका गलत तरीका है। होता ये है कि सिलेंडर होता है, शीशे का सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब ये जैसे बेलन। अभी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जानेंगे। पॉलीमर से बनता है, ठीक है, वो एक पॉलीमर होता है, का शीशा बहुत मजबूत होता है। हाँ, वो सब होता है, देखो वो सब पॉलीमर में आप पढ़ेंगे। पॉलीमर टेक्निक होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का एक नया, मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक नई केमिस्ट्री है। जैसे आप सिंपल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ हर चीज़ आपको देखेंगे, शीशा कैसे बनाना है, हार्ड बनाना है, कैसे रबड़ के साथ मिक्स करके कैसे बनाना है। तो वो इंडस्ट्रीज़ में जैसे जैसे डिमांड होता है उसके हिसाब से होता है। आप देखते हैं कि शीशा टूटता है तो सिर्फ टूट जाता है, वो रह होता है उसी में, लेकिन दर्पण को आप ऐसे ही करेंगे वो टूट के बिखर जाएगा, है ना? कहते हैं शीशा हो या दिल हो टूट जाता है ना? देखिए हंस दिए सब। तो ये रियल, जैसे जो भावनाओं को और फिजिकल चीज़ों को जोड़ दिया गया, वही तो साहित्य है। साहित्य क्या है? फिजिक्स, यानी फिजिकल जो भी ये भौतिक वस्तुएं हैं उनको भावना से जैसे ही जोड़ते हैं तो वो बन जाता है साहित्य। इसी का विकास हुआ था ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, साहित्य का विकास उसमें देखने को ज़्यादा मिलता है। चलिए देखिए, ए बच्चे इधर देखो, ये आपका क्या है? बेलन है, ठीक है, यानी सिलेंडर। अब सिलेंडर को आप देखेंगे तो जैसे यही सिलेंडर है, अब ये समझिए कि खूब बड़ा। अब इसमें हम क्या करते हैं? ऐसे कटिंग करते सिलेंडर को हमने क्या कर दिया? ऐसे कट कर दिया। तो जब कट करेंगे तो आप देखेंगे कि सिलेंडर वाला जो हिस्सा है कट करके ऐसे आया, नहीं आया है? आया तो क्या किया आपने? इसको ऐसे
गहरा ऐसे कट कर दिया, ऐसे ड्रिल कर दिया। ड्रिल करके एकदम पतला हमने क्या कर लिया, बना लिया। तो इतना पतला बनाएंगे समझिए कि यही पतला हो गया, ठीक। अब एक तरफ से इधर अंदर से पेंट कर दीजिए, ये बन गया। बाहर से पेंट कर दीजिए, ये बन गया। तो कटता किससे है, बेलन से कटता। आप समझ रहे होंगे अभी तक कि फोल्ड किया जाता होगा किसी उसमें डाल के, नहीं, वो गलत। क्योंकि जैसे ही आप उसको फोल्ड करेंगे, जैसे ही फोल्ड करेंगे तो होगा क्या, मॉलिक्यूल स्ट्रेच होंगे। जैसे मॉलिक्यूल स्ट्रेच होंगे गैप आ जाएगा, आपका मिरर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। समझ में आ रही है बात ना। इसीलिए सॉलिड बेलन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कटिंग करते, कटिंग करके बाद ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल करने के बाद किया जाता है। समझ में आई बात ना। तो ये बनाए जाते हैं गोली दर्पण, जो कि आपको देखने को मिलता है जैसे कि कार में है। कार में जितने भी साइड मिरर होते हैं, लेफ्ट वाले, राइट वाले और ऊपर वाले, वो भी आपके साइड मिरर ही होते हैं। सभी साइड मिरर्स क्या होते हैं, गोली दर्पण के ही होते हैं, जितने भी किसी में आपके आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे भी यूज किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है, लड़कियों के पर्स में यूज किया जाता है, ब्यूटी पार्लर्स में भी यूज किए जाते हैं। बहुत तरह के गोली दर्पण यूज किए जाते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे और सबका यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गोली दर्पण में कुछ कुछ तरह के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इस तरह से बने और एक इस तरह से, दोनों ही। तो चूंकि ये एक कर्व है तो किसी न किसी का एक इसका सेंटर होगा। इस कर्व का भी एक सेंटर होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो सेंटर आपको मालूम चाहिए। इसी वक्रता केंद्र से एक लाइन हम ऐसे पास करेंगे जो इस लेंथ और इस लेंथ के ठीक बीचों बीच वाले पॉइंट से होके जाता है। तो जो ठीक बीचों बीच का पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं, और पोल और वक्रता केंद्र से निकल के जो पास होके जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। पोल को बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। पोल और वक्रता केंद्र का आधा जो होता है वो क्या होता है, फोकस, यानी कि इसको हिंदी में भी फोकस कहा जाता है, फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु इसको बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट होते हैं, 1, 2 और 3, और ये वाली एक्सिस। जो क्रिया इसमें है वही सेम चीज इसमें भी होगी। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यानी वक्रता केंद्र हो गया ये, फिर यहाँ पे फोकस, फिर यहाँ पे पोल, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष, दोनों। समझ में आ गई बात। अब इसमें हमको जानना है कि फिगर कैसे फिगर रखे जाएंगे और किस तरह के फिगर बनेंगे। तो फिगर रखने का तरीका जो होगा वो हम इसी में देखेंगे कि कैसे कैसे फिगर हम रखेंगे, कहाँ से फिगर रखेंगे और किस पे किस तरह का बनेगा, वो जल्दी जल्दी हम उसको देख लेंगे, ठीक है। देखो ये कौन सा दर्पण है, अब देखो ये हम बताया नहीं है ना कि ये कौन सा दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है, अवतल दर्पण है। बिल्कुल सही बात है कि अवतल दर्पण है। कैसे पहचानेंगे, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ तो ये भी है, बाहर की तरफ पेंट है, बिल्कुल। हाँ, ये बात जब तक नहीं कहेंगे यानी कि मतलब आपने अभी गलत परिभाषा दी है, यानी कि बाहर की तरफ पेंट है। पहचानने का सिंपल तरीका समझिए, आपका हाथ को ऐसे किया, ये काला वाला पीछे है, इसका मतलब अवतल है। ये देखिए ये उजला है, यानी वो गहरे की तरफ है, तो ये कैसा है, अवतल दर्पण। ये जो कप्पू शर्मा का जो वो है, हाँ, वो सांप वाला जो फन है वही है। तो ऐसे इस तरह से साइंटिस्ट, इधर देखो, जब बताते हैं तब साइंटिस्ट बनना शुरू हो जाता है। अपने हाथ को जैसे ये सिंपल है और यहाँ ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये देखिए जो काला वाला है यानी कि खुरदुरा वाला, ये पेंट, तो ये आपका अवतल हो गया। ये चिकना भाग अंदर की तरफ है, इसका मतलब कि ये अवतल दर्पण की अवतल दर्पण। अब इसी को आप ऐसे सीधा करके ऐसे कर, है ना। ये और जो गोली वोली खेले होंगे उनका थोड़ा ऐसा दिखता है, जैसे मैंने खेला है,
बहुत ज़्यादा खेला है। तो ये देखिए ऐसे, तो ये होगा तो ये क्या है, ये इधर की तरफ अंदर की तरफ पेंट है और ये बाहर की तरफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इस तरफ। तो वो क्या हो जाएगा आपका उत्तल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल और अवतल पहचानने का ये तरीका है, मतलब व्यवहारिक तरीका है। बाकी अगर आप देखेंगे फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बाहर की तरफ अगर कलई किया गया है, अंदर की तरफ हमारा अगर चिकना है तो इसका मतलब कि ये हमारा अवतल होता है। ठीक है, अवतल यानी कि कॉनकेव। देखिए इंग्लिश से आप पहचान सकते हैं कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। अब गुफे में आपको दिख रहा है यानी अंदर की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है, अवतल। ठीक है, कॉनकेव याद रखेंगे, नहीं तो उस तरह परिभाषा आप याद रखें। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स हम सारे समझ गए हैं। इसी पे वस्तु जैसे ही आप रखते जाएंगे उसका फिगर उसके अंदर बनता जाएगा। जैसे दर्पण है, अगर दर्पण आपके पास रखा गया है तो दर्पण के सामने आप बिल्कुल सट के खड़े होंगे, तब आप फिगर देखेंगे, फिर थोड़ी दूरी पे आएंगे तब फिगर देखेंगे, फिर थोड़े और दूर जाएंगे फिर देखेंगे, फिर उसके बाद से और दूर जाएंगे तो आप देखते जाएंगे। तो इस तरह के जब हम केसेस देखते हैं तो उसी, अब जैसे अलग अलग डिस्टेंस पे हमने देखा कि हमारे फिगर का अलग अलग वो हो रहा है। जैसे नज़दीक जाएंगे तो हो सकता है खूब बड़ा फिगर बने, दूर जाएंगे छोटा छोटा बनता जाएगा, कुछ उल्टा भी बनेगा कुछ सीधा भी बनेगा, कुछ इस तरह की प्रक्रिया इसमें देखी गई। इस वजह से हमको इसमें पोजीशंस देखेंगे। और इसमें कुल मेनली है तो हर जितने मुख्य अक्ष जितने बिंदु से बना है उतने पोजीशन हो सकते हैं। मुख्य अक्ष मान लीजिए इनफाइनाइट बिंदु से बना है तो इनफाइनाइट पोजीशन है उसके, लेकिन हमको मोटा मोटा वाला जो पढ़ना है वो 6 पोजीशन हमको पढ़ने हैं। यानी कि पहला पोजीशन कौन सा, जो कि इसके और इसके बीच में दिया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे आप फिर आप फोकस पे खड़े होते हैं, फिर इन दोनों के बीच में आप खड़े हो जाते हैं, तब आपका फिगर कैसे बनेगा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पे आप खड़े हो जाते हैं तो कैसा बनेगा। और वक्रता केंद्र और एक दूरी इनफाइनाइट ले ली जाती है, इसको जब आप देखेंगे तो इसके बीच का केंद्र इसके बीच का फिगर कैसे बनेगा। और ठीक इनफाइनाइट पे वस्तु रखी गई है तो फिगर कैसे बनेगा। इनफाइनाइट शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, आप समझिए कि गोली दर्पण में जो इनफाइनाइट शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इसका मतलब ये नहीं दर्पण यहाँ रख दिया हो, जाके कश्मीर में वस्तु रख दिया हो, कहिए भैया देखो इनफाइनाइट, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये ना समझे कि इनफाइनाइट का मतलब 1000 किलोमीटर दूर रख दिया और दर्पण लगा दिए, कर भैया देख के बताओ फिगर कैसा बन रहा है ना, वो नहीं इनफाइनाइट का मतलब। इनफाइनाइट का यहाँ सेंस ये है कि जो ये फोकस दूरी है, इस फोकस दूरी के रिस्पेक्ट में हम इसको इतनी दूर रख दें कि फोकस दूरी हमारी बहुत छोटी हो जाए। जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और हमने इसको 1 मीटर की दूरी पर रखा। अब समझिए 10 सेंटीमीटर 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 100 के रिस्पेक्ट में 10 तो बहुत छोटा हो गया ना। तो अब वो जो 1 मीटर की डिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट बन जाएगी। आ रहा समझ में, वो चीज़ बता रहे हैं, गारंटी है वो चीज़ बता रहे हैं जो कोई नहीं बताया, क्योंकि इतना गहन अध्ययन तो कोई करता ही नहीं। आपकी किताब में भी नहीं लिखा है, आपने कभी भी ये सुना ही नहीं होगा कि इनफाइनाइट शब्द का एक्सप्लेनेशन कहाँ है और कैसे दिया गया है, क्योंकि कभी इसमें विचार का आता ही नहीं है किसी का। मेरे खुद का विचार आया, मैंने बता भी दिया आपको कि ये जो इनफाइनाइट वस्तु का इनफाइनाइट यूज किया जाता है वो फोकस डिस्टेंस, यानी कि ये जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण से ये वाली दूरी फोकस दूरी होती है। दर्पण से फोकस बिंदु की जो दूरी होती है वही हमारी फोकस दूरी होती है। अब इस फोकस दूरी को जैसे एक ये भी कहा जा सकता है, फोकस दूरी के रिस्पेक्ट में हमने वस्तु को ऐसा रख दिया कि जो फोकस दूरी है उसकी वो जो दूरी है वो जहाँ वस्तु रखी गई है उसके डिस्टेंस से बहुत छोटी है। दर्पण से ही रखेंगे हम, भाई दर्पण यहाँ हमने लगा दिया और यहाँ हम खड़े हो गए, फोकस हमारा ये है, हम समझ गए कि हमारा ये फोकस है, और फिर यहाँ से हम उतनी दूर पे रख दें कि फोकस हमको बहुत छोटा दिखना शुरू हो जाए। तो जब छोटा दिखना शुरू हो जाएगा तो वही जो जिस पे वस्तु रखे हैं वो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना, ठीक।
तो इतने पोजीशंस हैं और सभी पोजीशंस पे वस्तु को रखेंगे और उसका फिगर कैसे बनेगा, उसका इमेज किस प्रकार का होगा, क्या उसके अंदर परिवर्तन आएगा, जिसको नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। यानी ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे ही रखा, फिर वस्तु उसके अंदर फिगर बना रही है तो वो किस तरह की प्रॉपर्टी रखती है, उसमें क्या क्या उसमें चेंजेज आते हैं, वही देखेंगे। आपके किताब में जो दिया गया होगा वो फर्स्ट पोजीशन 6 से शुरू किया, यानी पहले वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो अब जैसे वस्तु मान लीजिए हमारे पास है, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि पहले नज़दीक लेके जाए ताकि उसका फिगर हमको स्पष्ट दिखे, और फिर उससे हम धीरे धीरे दूरी जब हम बढ़ाएंगे तब उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है हम उस चीज़ को जान सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी हम यही काम करते हैं, प्रैक्टिकल में भी पहले नज़दीक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद से, क्योंकि अब शीशा तो ऐसा नहीं है ना कि देख लिए वहाँ शीशा लगा है तो अब दूर से ही देखते देखते उसमें जाते हैं। पहले शीशा उठाएंगे नज़दीक, फिर उसके बाद थोड़ा दूर, 10 बार देखेंगे चेहरा वही का वही रहता है, 100 बार देखते हैं। अब ये है कि हम वस्तु को नज़दीक से देखेंगे और फिर उसके बाद से दूर जाएंगे। तो पहला केस देखिए, यहाँ दिख रहा है ना जो उसमें आ रहा है ना, नहीं थोड़ा इधर है, थोड़ा इधर, ये दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब समझिए फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस है ये आपका अवतल दर्पण मैंने बना दिया, ये आपका पोल है, ये फोकस है, और ठीक इसी के डबल की दूरी ये है। अब मैंने इसको क्या रखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ठीक बीच में ही रखना है। आप चूंकि दर्पण पे तो रखेंगे नहीं भाई, अगर ठीक शीशे के मिरर है, मिरर के ठीक ऊपर रख दिए तो कहाँ फिगर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो मिरर के इधर ही रखना पड़ेगा। तो जब आप मिरर के इधर रखेंगे ऐसे, तो इसमें कहीं भी आप रख सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी आप रख सकते हैं। बस ये पोजीशन जो कही जाएगी वो क्या कही जाएगी, फोकस और पोल के बीच में। जब फोकस और पोल के बीच में रखा गया तो कैसे फिगर बनेगा जरा देखिए। ये जब वस्तु यदि रखी जाएगी तो गोलीय दर्पण पे जब भी किरण आएगी तो दो तरीके से किरण, हालांकि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है और ये इधर से जाएगी तो खूब ढेर सारी किरणें जाएंगी, लेकिन सिर्फ हम 2 किरणों की स्टडी करेंगे। एक जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो, और एक जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो, दोनों के ही बारे में हम स्टडी करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो एक मान लीजिए हमने कि वस्तु से पैरेलल गया तो जैसे ही इससे टकराया तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यानी परावर्तन होगा, क्योंकि दर्पण है। तो जब परावर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा, फोकस से होते जाएगा। यानी पहला नियम ये गोलीय दर्पण में कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर रेखा यानी समांतर किरण है तो वह शीशे से यानी कि दर्पण से टकराकर फोकस से होके जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम ये कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रही है, यानी कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वस्तु का जो किरण है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके जा रहा है तो इससे यानी कि ये ऊपर जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चला आएगा। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब थोड़ा सा मैथ अगर हम समझें तो यहाँ से ये सेंटर है और ये एक सर्कल है, तो उससे जो ये वाली लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होगी, और जैसे ही परपेंडिकुलर पे कोई किरण आके गिरती है तो परपेंडिकुलर ही वापस होती है। जैसे कल परावर्तन का जो मैंने नियम बताया था वहाँ पे ये बात जो है वो छूट गई थी कि अगर लाइट तो मान लीजिए इधर से आ रही है तो इधर जाएगी ही जाएगी, लेकिन मान लीजिए अगर ठीक नॉर्मल पे लाइट गिरेगी तो वो नॉर्मल के ही ऊपर जाएगी, परावर्तित हो। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होंगे। वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे जिधर से आ रहा उधर ही होगा, पैरेलल है तो इधर की तरफ आएगा। इसको आप जैसे ही बढ़ाएंगे पीछे की तरफ कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, कट करेगा, और इसका फिगर कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बना, सीधा बना। ये थोड़ा दिमाग यहाँ भारी होगा क्योंकि होता है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने क्लास 10 में उतनी अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं है।